ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वामित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज ठीक हो गई होगी बेटा, चेक कर लो एक बार। ऑडियो क्लियर है सभी को? नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया 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 बढ़िया, है ना। ठीक है, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल। यस, ठीक है। आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है लेक्चर नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का। ठीक है, सबसे पहले रूल्स टू अटेंड द क्लास, मुझे उम्मीद है आप इन्हें फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा, है ना। बस चैप्टर खत्म ही होने वाला है। जो जीने मरने की कसमें खाई थी कि इस चैप्टर में ना तो बैकलॉग होने देंगे और ना ही किसी क्लास को बीच में से छोड़ के जाएंगे, ठीक है, वो खत्म होने ही वाला। बस वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन दिस चैप्टर। तो है ना, अब हाथी निकल गया, बस पूंछ बची है भाई। ठीक है, यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे। आज क्या करेंगे भाई? मेडिक्स टेस्ट करेंगे, लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी चल रही थी वो चलेंगी, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर होगा, एंट्रोपी होगा। छोटे छोटे से टॉपिक है बट ये होंगे, आज डिस्कस होंगे। ठीक है, तैयार है जवान फिर मेडिक्स टेस्ट के लिए? जल्दी जल्दी बोलिए, तैयार है जवान? कल है? अच्छा, कल है, कल है, कल है, कल है। कोई बात नहीं, तो आज सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं फिर। अगर कल है तो आज सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं। जल्दी जल्दी पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, बी क्विक। अरे कभी कभी कोई सरप्राइज भी तो होना चाहिए। जिंदगी में सिर्फ रिजल्ट ही थोड़ा सरप्राइजिंग आता है, कभी कभी टेस्ट भी सरप्राइज होता है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, करिए जी। चलिए बताइए बताइए, नीचे दिया गया कौन सा पेयर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंटेंसिव है, सर्फेस टेंशन बी इंटेंसिव है, ये दोनों बी इंटेंसिव है, वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी, यस, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव होती है और हीट कैपेसिटी भी एक्सटेंसिव होती है। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हीट कैपेसिटी होगी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर टी। 62% बच्चों का सही है, बहुत है बेटा, इतना ही करिए। किसी गिवन प्रोसेस में डी डब्ल्यू जीरो दे रखा है, चेंज इन वर्क डन जीरो है, डी क्यू लेस देन जीरो है, तो उस गैस के लिए क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा? क्या हम सबको पता है डी यू किसके बराबर होता है? डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको डी लिखा हुआ है, होना डेल चाहिए, मैंने बहुत बार इस बारे में बात कर ली है। ठीक है, क्या जीरो दे रखा है भाई? ये जीरो दे रखा है, तो डी यू किसके बराबर आ जाएगा? डेल क्यू। यहां पर हीट लेस देन जीरो है, तो ये लेस देन जीरो है तो ये भी लेस देन जीरो होगा, यानी कि डी यू नेगेटिव आ रहा है, यू डिक्रीज हो रहा है। अगर यू डिक्रीज होगा तो किसी भी आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ 33% बच्चों का सही है, बढ़िया जी बढ़िया। अगला देखिए, करिए, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को भी। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे।
आइए जी, इस क्वेश्चन को भी करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करिए। 5 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं? 5, ठीक है। एक्सपैंड आइसोथर्मली, अच्छा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, फ्रॉम 5 डेसीमीटर क्यूब टू 5 मीटर क्यूब। अच्छा पहले वॉल्यूम जो है वो 5 डेसीमीटर क्यूब है बेटा, बाद में वॉल्यूम जो हो गई है वो 5 मीटर क्यूब हो गई है, एट 300 केल्विन। हाँ आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अच्छा रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय द गैस, यानी कि क्यू जीरो होगा। क्यू क्यों जीरो होगा भाई, यहां पर तो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू जीरो होगा, और क्यू किसके बराबर होगा? माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू तो आप निकाल ही सकते हो, आपको पता ही है, ठीक है। अगर रिवर्सिबल होगी तब भी निकाल सकते हो, एडियाबैटिक होगी तब भी निकाल सकते हो, आई मीन सॉरी इरिवर्सिबल होगी तब भी निकाल सकते हो। तो ये तो रॉन्ग हो गई, रॉन्ग ही बताना था, रॉन्ग ही बताना था। बट बाकी स्टेटमेंट्स भी चेक कर लेता हूं। देर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल सही। डेल्टा यू किसके बराबर होता है? एन सी वी एम डेल्टा टी, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा। देर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, बिल्कुल। डेल्टा एच किसके बराबर होता है? एन सी पी एम डेल्टा टी, ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा। प्रेशर ऑफ द गैस विल डिक्रीज बाय 1000 टाइम्स, ठीक है भाई, वॉल्यूम बढ़ गई है तो प्रेशर कम हो गया होगा। सर कैसे निकाल सकता हूं? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करके देखोगे तो ये भी सही आएगा, बस उनके यूनिट सही कर लेना, दोनों को या तो डेसीमीटर क्यूब में कर लेना या दोनों को मीटर क्यूब में कर लेना। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 58% बच्चों का सही है, बहुत है बेटा। अगला क्वेश्चन करिए, मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए। एक सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी है 100 किलो जूल ऑफ हीट, अच्छा यानी कि Q 100 किलो जूल है, क्योंकि एब्जॉर्ब करी है तो प्लस लिखूंगा, यही रिलीज करी होती तो माइनस लिखता, एज शोन इन द फिगर, इस फिगर में, ठीक है। व्हाट इज डेल्टा यू? व्हाट इज डेल्टा यू? भाई डेल्टा यू किसके बराबर होता है? सर एक तो एन सीवीएम डेल्टा टी होता है, वो तो हो ही नहीं सकता, कोई चीज दे ही नहीं रखी, ना एन दे रखा ना सीवीएम दे रखा, हो ही नहीं सकता। सर डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू भी होता है, बहुत बढ़िया। क्यू दे रखा है, बस डब्ल्यू निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सर वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन क्या होता था भाई? एरिया अंडर द कर्व। क्या होता था? एरिया अंडर द कर्व। तो क्या मैं यहां पर ये जो ए बी सी डी है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं? एक तो ट्रायंगल बना ली मैंने ए बी ई, और एक मैंने स्क्वायर बना लिया ए सी डी ई, ठीक है। तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा? एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होगा? लेंथ भी 1 है, ब्रेथ भी 1 है, 0 से 1 गया 1, 1 से 2 गया तब भी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस कितना? 2 में से 1 गया तो 1, और हाइट कितनी है? 2 में से 1 गया तो दैट इज 1। बेटा ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस हाफ, 3/2, यही आ गया, 3/2, 3/2, आराम से आराम से आराम से। अच्छा 3/2 आ गया, बट सर ये आया बार मीटर क्यूब में, हमें आंसर जूल या किलो जूल में देना है। तो पहली बात तो इसको आप जूल में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करूंगा वो बता दो। सर अप्रोक्सीमेटली 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, 1 बार में अप्रोक्सीमेटली 10⁵ जूल होते हैं, ये आ गया जूल में, ठीक है सर। उसके बाद ये कितना हो गया भाई? सॉल्व करना है इसको, 1.5 को 1 पॉइंट, और अच्छा किलो जूल में करना है तो 1000 से और डिवाइड कर दो, किलो जूल आ गया, 3 जीरो कट गई, 300 को 2 से करूंगा तो 150 आएगा, 150 आएगा। आंसर जो है ये वर्क डन जो आएगा ये नेगेटिव में आएगा बाहर, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सर कैसे पता चला नेगेटिव में आएगा? ये देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज, जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगी डेल्टा
होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। तो डेल्टा यू किसके बराबर आ गया, क्यू कितना था +100, डब्ल्यू कितना आया -150, -50 किलो जूल। है कोई ऑप्शन -50 किलो जूल? ये रही ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। थर्टी 2% बच्चों को सही है, बढ़िया जी बढ़िया। अगला करिए। वर्क डन, वर्क डन इन एन एडियाबैटिक चेंज, वर्क डन निकालना है किसी एडियाबैटिक चेंज में। एडियाबैटिक चेंज में कहना और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, कोई बात नहीं। डेल्टा यू किसके बराबर होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू जीरो है तो डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर होगा। अच्छा, ऑन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन डिपेंड्स अपॉन चेंज इन, अच्छा किसके चेंज करने पर डिपेंड करेगा भाई, वर्क डन डिपेंड करेगा इंटरनल एनर्जी के चेंज के ऊपर। और इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है सर, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा यू बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा यू कम होगा। तो चारों में से कौन सी ऑप्शन होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्यू जीरो है तो डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर होगा। तो ये वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेल्टा यू के ऊपर। डेल्टा यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ेगा यू बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा यू कम होगा। 75 बच्चों का सही है। आइए लीडर बोर्ड के बारे में बात करते हैं। कृष, स्वाधीन, शुभम, फिरोज, सुलोगना, अनंत, श्वेता, अभिजीत, मोहम्मद हारिस और MR कार रामलाल। बढ़िया जी बढ़िया, एवरेज टाइम भी ठीक ठाक लिया है बच्चों ने, बढ़िया जी ठीक है। ऐसा करें, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, कल के मेडिक्स टेस्ट को परसों शिफ्ट कर दें और सिलेबस वही रख दें जो आपका संडे को आ रहा है। बोलिए यस और नो, जो आपका संडे को आ रहा है वही रख दें, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। जो संडे को टेस्ट आ रहा है वही वाला सिलेबस रख दें। यस, तो नेक्स्ट मेडिक्स टेस्ट फ्राइडे को, सिलेबस क्या है, जो संडे के टेस्ट का सिलेबस है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट और रेडॉक्स रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, संडे के टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी एज वेल एज आपके टेस्ट की भी हो जाएगी। ठीक है, वॉइस थोड़ी कम आ रही है बेटा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो 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 हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, हेलो हेलो, बड़ी सॉलिड मस्ती छाई, ये लो टू मच है तुमने लगाई। आवाज कम है यार, मैं करता हूँ थोड़ा सा, थोड़ी आवाज इंक्रीज करो, आवाज इंक्रीज करो थोड़ी। हम्म, हाँ देख लो। हेलो 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 हेलो, हाँ अब ठीक है मेरे ख्याल से। एक बार आप, हाँ, हेडफोन लगा के विदाउट हेडफोन लैपटॉप पे भी मोबाइल पे भी सब पे चेक करते रहना, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चैट बॉक्स ऑन कर दो।
चलिए जी, आइए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले यही पढ़ा था, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। क्या कहता था कैलोरीफिक वैल्यू? कि फ्यूल को बर्न करने पर 1 ग्राम बर्न करने पर, फ्यूल को 1 ग्राम बर्न करने पर जितनी हीट निकलेगी वो क्या कहलाएगी? कैलोरीफिक वैल्यू। जिस भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी वो बेटर फ्यूल होगा। नेक्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था? दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती थी? जनरली मॉलिक्यूल्स में जब रेजोनेंस होता है तो उनमें स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, तो रेजोनेंस से रेजोनेंस एनर्जी आई है। सर रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है? जब 1 मोल नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को 1 मोल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, जितनी हीट रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। केमिकल रिएक्शंस में अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी में भी रेजोनेंस है तो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखनी है। ठीक है, बट बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब क्या होगी? नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक ये तरीका था। दूसरा क्या था रेजोनेंस एनर्जी के फाइंड आउट करने का? हाँ, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, जो आना चाहिए माइनस जो आया है। ठीक है, उसे क्या बोला था हमने? रेजोनेंस एनर्जी। और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसको ऐसे लिखा जाएगा। पहली बात, न्यूट्रलाइजेशन किसे बोलते हैं, है ना? न्यूट्रलाइजेशन किस रिएक्शन को बोलते हैं? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर एग्जांपल, HCl में NaOH डाल दीजिए, बनेगा क्या? NaCl प्लस वाटर। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रलाइजेशन। सर ये हुई कैसे है रिएक्शन? ठीक है, जो एसिड होगा वो हमेशा H पॉजिटिव आयन देगा, जो बेस होगा वो हमेशा OH नेगेटिव आयन देगा। H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन मिलकर क्या बना लेंगे? दैट इज H2O। क्या बना लेंगे? H2O। ठीक है जी। अच्छा सर, अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करके एक तो सॉल्ट बना रहे हैं और साथ में बनाएंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। कितना बोला? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। तो जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे हम? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई भी, जरूरी नहीं है कि ये HCl हो, ये HNO3 भी हो सकता है, HClO4 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, जरूरी नहीं है ये NaOH हो, ये KOH भी हो सकता है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। जब भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाटर बनेगा तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट होगी। और सर ये कितनी होगी? वो है दैट इज -57.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है सर, ये 57, कई बुक्स में इसको 57.1 भी लिखा हुआ है, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। 57.1 लिखा हो, 57.3 लिखा हो, कोई बात नहीं। सर क्या इसके कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? बिल्कुल एग्जाम्पल दे सकते हैं अगले पेज पे, क्योंकि यहां पर हमारा MIT चल रहा है। ठीक है, ये देखिए अगले पेज पे, लाइक 1 HCl plus 1 NaOH gives you 1 NaCl plus 1 H2O। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट आएगी -57.3 किलो जूल पर मोल। मान लो आपने एसिड तो यही रखा, बेस चेंज कर दिया, KOH कर दिया, तो 1 KCl प्लस 1 वाटर, ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेम आएगी। नहीं सर, अब की बार हमने क्या किया? बेस सेम रखा, एसिड चेंज कर दिया, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। गिव्स यू 1 KNO3 प्लस H2O और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट आएगी। सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है। सर वो क्या क्वेश्चन है? सर पहली बात, एसिड आपने चेंज कर दिया, जैसे यहां पर एसिड चेंज कर दिया, यहां पर बेस चेंज आ गया, बस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो सेम कैसे आ रहा है? हाउ इज इट सेम, है ना? इसमें चेंज क्यों नहीं आ रहा भाई? NaOH से QH करने पे चेंज क्यों नहीं आ रहा? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आ रहा।
क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? यस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? फुल्ली डिसोशिएट होते हैं, फुल्ली। अच्छा, यानी कि जैसे ही HCl को पानी में डालोगे ये टूट जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, फुल्ली डिसोशिएट होते हैं। ये बन गया सॉल्ट, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी फुल्ली डिसोशिएट होंगे। और ये एक कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है भाई, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये नहीं टूटेगा H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव में, ये एज इट इज रहेगा। हमें कैसे पता चलेगा एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? क्या बताएं, अब पढ़ लेते, 9th में पढ़ लेते, कोई किताब विताब तो पता चल जाता। 9th में कोरोना आ रहा था, गुटखा खाने में बिजी थे सब लोग, तो वहां बताया गया था बेटा। अब वही तुम जैसों को लेमैन लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। ऑर्गेनिक के जो एसिड्स होते हैं जनरली वो वीक होते हैं, ऑर्गेनिक के जो बेस होते हैं जनरली वीक होते हैं, इनऑर्गेनिक वाले स्ट्रांग होते हैं, है ना? तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। आइए आराम से बात करते हैं। देखिए Cl नेगेटिव आयन इधर भी था, कैंसिल आउट हो गया। Na पॉजिटिव आयन इधर भी था, कैंसिल आउट हो गया। तो रिएक्शन क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है, एक H पॉजिटिव एक OH नेगेटिव आयन के साथ मिलके एक H2O बना रहा है। तो फिर इसमें कैसे सेम आया? सेम है इसमें भी, देख जरा, H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, K पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, K पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन और साथ में H2O। K पॉजिटिव से K पॉजिटिव कट गया, Cl नेगेटिव आयन से Cl नेगेटिव आयन कट गया। ऊपर वाली रिएक्शन में क्या हुआ था? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन मिलके H2O बना रहे थे। नीचे वाली रिएक्शन में क्या हुआ है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन मिलके H2O बना रहे हैं। इसी कारण ये वाली वैल्यू जो है वो सेम है, क्योंकि हर एक में एक मोल वाटर बनता है। ये जो नजर आ रहा है ना, ये मोल, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो किसी रिएक्शन में यहां पर 2 मोल वाटर बन रहे होते, क्या बन रहे होते? 2 मोल वाटर बन रहे होते, तो यहां पर 57.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। 3 मोल ऑफ वाटर बन रहे होते तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि हमेशा वाटर ही बन रहा है, चाहे यहां पर भी एक H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन मिलकर वाटर बना रहे हैं, यहां पर भी H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन मिलकर वाटर बना रहे हैं, यहां पर भी एक H पॉजिटिव आयन एक OH नेगेटिव आयन मिलकर वाटर ही बना रहे हैं। तो तीनों रिएक्शन हो सेम रही हैं, तो उनका एंथैल्पी चेंज भी तो सेम ही आएगा, ठीक है भाई। एक कह रहा है MgCl में और HCl में बता दीजिए। ना क्वेश्चन है ना क्वेश्चन का सिर पैर है, पर लगा कि डाउट पूछना चाहिए तो पूछ रहे हैं। चलिए, MgCl नाम की कोई चीज ही नहीं होती, है ना? एक क्वेश्चन में कितनी गलतियां हो सकती हैं। एक होता है MgCl2। अच्छा ठीक है सर, चलो MgCl2 और HCl का बता दो, तब भी रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये एसिड है और ये सॉल्ट है। मैं पढ़ा रहा हूं एसिड और बेस की रिएक्शन, है ना? तो एक क्वेश्चन में कितनी गलतियां कर सकते हैं, उसका कॉम्पिटिशन चल रहा है। मुझे इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बताइए, मुझे इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बताइए, जल्दी से बताइए उसकी वैल्यू कितनी होगी एंथैल्पी चेंज की। जल्दी जल्दी, बी क्विक। नबील ने आंसर दे दिया है, वेल डन नबील। क्योंकि यहां पर 2 H2O बन रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? 2 इंटू -57.3। एब्सोल्युटली राइट सर। यहां पर डबल कैसे हो गया? करके देख लो, ऐसे ही तोड़ के देख लो। यहां पर 2 H2O बनेंगे, 2 H पॉजिटिव आयन 2 OH नेगेटिव आयन के साथ मिलके 2 H2O बनाएंगे, ठीक है। जरा इसका बताना, इसका देखते हैं कितना दिमाग लगाते हो आप। एक H2SO4, एक KOH gives you एक KHSO4 और एक H2O। जल्दी से बताइए इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एक इसका भी बता दीजिए, लगे हाथ। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, परक्लोरिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इवन। सर सेकेंड वाली रिएक्शन में है तो दे तो ये 2 H2SO4 सकता है, 2 H पॉजिटिव आयन दे सकता है, बट दिया कितना है इसने? सिर्फ एक। दिया कितना है? सिर्फ एक। सर बन तो यहां पर 2 वाटर सकते थे, बट बना कितना है? सिर्फ एक। एक H पॉजिटिव आयन
एक OH नेगेटिव आयन के साथ मिलकर एक H2O बना, तो ये -57.3 ही रहेगा। सर यहां पर भी ऐसा ही है, एक H पॉजिटिव आयन एक OH नेगेटिव आयन के साथ मिलकर एक वाटर बना, तो इसमें भी यही रहेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, दोनों का -57.3 ही आएगा। एप्स राइट, ठीक है जी। आइए थोड़ा MIT पे वापस, ये सारे क्वेश्चन ही है। कोई कहे जी क्वेश्चंस करा दो, ये क्वेश्चन ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल करा दो, करा रहा हूं, करा क्या आ जाएगा, सॉल्ट प्लस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, ठीक है सर। डेल्टा HN कांस्टेंट क्यों था, एज 1H पॉजिटिव आयन 1OH नेगेटिव आयन मिलके 1H2O फॉर्म कर रहे हैं हमेशा। अगर ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। बट जनरली 1 बन रहा है, तो मैंने उसी के हिसाब से आंसर दिया। फोर्थ नेक्स्ट लाइन, मान लेते हैं या तो ये या ये, इन दोनों में से कोई वीक एसिड है या वीक बेस है। सर वीक एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, जो फुल्ली डिसोशिएट नहीं होते। अपने स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो तो फुल्ली डिसोशिएट हो जाएगा, वीक एसिड फुल्ली डिसोशिएट नहीं होते। स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो अपने आप डिसोशिएट हो जाएगा, वीक बेस डिसोशिएट नहीं होते। यानी कि अगर एसिड वीक है, एसिड वीक है, तो वो H पॉजिटिव आयन सारे नहीं देगा, नहीं देगा। सर वो दिलवाने पड़ेंगे, कैसे कैसे दिलवाने पड़ेंगे, सर हीट देके वीक एसिड को तोड़ना पड़ेगा। यस, ठीक है। मान लेते हैं बेस वीक है, तो वो सारे OH नेगेटिव आयन नहीं देगा, दिलवाने पड़ेंगे, कैसे, हीट देके, हीट देके, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हीट जो है वो वेस्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ हीट जो है निकलनी 57.3 चाहिए थी, बट निकलेगी उससे कम, निकलेगी उससे कम, पता नहीं कितनी निकलेगी, 55 निकलेगी, 50 निकलेगी, 48 निकलेगी। मान लो निकली 53, कितनी निकली 53। हीट रिलीज कितनी होनी चाहिए थी 57.3 किलो जूल, आई कितनी है 53 किलो जूल, कितनी कम आई है 57.3 में से 53 माइनस कर दो, 4.3 कम आई है। वो 4.3 कहां यूज हुई होगी, वो 4.3 कहां यूज हुई होगी, सर जो भी आपने वीक एसिड लिया था या वीक बेस लिया था उसको तोड़ने में, उसको तोड़ने में, ठीक है, उसको तोड़ने में, ठीक है। जैसे रोज तुम्हारे पापा मान लेते हैं ऑफिस जाते हैं, ठीक है, और वो पूरी एनर्जी से जाते हैं, पूरी एनर्जी जाते हैं कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं अपनी कंपनी को, अपनी बिजनेस को, है ना, अपना बेस्ट दे सकूं। एक दिन वो ऑफिस पहुंचते हैं, ठीक है, और वो बहुत ऐसे डल डल से नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे से चल रहे हैं, है ना, किसी से बात करने का मन भी नहीं कर रहा, ठीक है, उदास उदास से चल रहे हैं, ठीक है। तब उनके दोस्त आके पूछते हैं, दोस्त आके पूछते हैं, अरे आप तो रोज बड़े एनर्जी से नजर आते हो यार, आज आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत कम नजर आ रही है, ठीक है, बताइए क्यों, ऐसा क्या हो गया, ठीक है। वो कहेंगे ओहो, जो मेरी बॉडी की एनर्जी थी ना, वो आज मैंने अपने सुपुत्र को, ठीक है, पीटने में लगा दिया थोड़ी, है ना, इसी कारण बॉडी की एनर्जी क्या नजर आ रही है आपको, कम नजर आ रही है। यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर भी ऐसा ही है, ठीक है। आप ताके पढ़ लें, आप ताके पढ़ लें, ठीक है, इसी कारण जो है, अगर वीक एसिड होगा, WA मतलब वीक एसिड, या वीक बेस होगा, तो जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगी वो लेस देन आएगी -57.3 किलो जूल से लेस देन आएगी। क्यों, क्योंकि कुछ हीट कहां यूज होगी, कुछ हीट कहां यूज होगी, कहां यूज होगी, टू डिसोशिएट वीक एसिड और वीक बेस, उसको डिसोशिएट करने में, तोड़ने में लग जाएगी, ठीक है, तोड़ने में लग जाएगी। अरे बंद कर रहा तो खोल नहीं रहा है, खोल। अब नहीं है बे,
हमारे यहाँ दीदी आती है खाना बनाने के लिए, उनका बेटा आया हुआ था। इन केस ऑफ वीक एसिड और वीक बेस सम कुछ हीट जो है वो यूज हो जाएगी डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस में, ठीक है। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, जब HF का न्यूट्रलाइजेशन कराया जाता है, जब HF का न्यूट्रलाइजेशन कराया जाता है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ग्रेटर देन आती है -57.3 किलो जूल से, ज्यादा आती है, -60 -70 कुछ इस प्रकार से आती है, ठीक है। वो ज्यादा आती है। सर क्यों ज्यादा आती है? आपने तो बोला था कोई भी एसिड अगर वीक होगा या बेस वीक होगा तो कम आनी चाहिए, यहां पर 57.3 से ज्यादा क्यों आती है? ड्यू टू हाइड्रेशन, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन, हाइड्रेशन तो सबकी होती है वैसे, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन। हाइड्रेशन समझते हो, सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा था। नहीं सर हम भूल गए तो मैं याद दिला देता हूं। HF का NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, बनेगा NaF और H2O। ये Na पॉजिटिव आयन के साथ भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। सिमिलरली फ्लोराइड आयन के साथ भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन। ये जुड़ जाएंगे, ये डॉटेड डॉटेड नजर आ रहे हैं ना, यही हाइड्रेशन है। जब भी हाइड्रेशन होती है, ठीक है, हीट रिलीज होती है, तो ये वाली हीट भी उसमें इंक्लूडेड है, ये वाली हीट भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। क्वेश्चन करिए प्लीज, क्वेश्चन करिए, बी क्विक, जल्दी जल्दी करिए। सर क्या ये डेल्टा एच की वैल्यू आपने एग्जाम्पल की तरह ली है या एक्चुअल वैल्यू होती है? नहीं बाबू, इतनी एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये। सर आपने कभी एटम देखा है? नहीं बेटा मैंने नहीं देखा। MgCl2 का क्या NiUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता? बताते हैं। मैग्नीट्यूड लगा क्या ऑलवेज वीक एसिड वीक बेस के केस में पॉजिटिव होगा? नहीं बेटा, -57.3 से कम होगा, और -55 हो सकता है, -48 हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। सर आपने डेल्टा एच एन को मोड में क्यों डाला है? कैसे बताऊं तुम्हें? ये और ये दोनों बड़ी वैल्यू कौन सी है? सर ये वाली बड़ी वैल्यू है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों में माइनस लगा दूं, अब कौन सी बड़ी वैल्यू है? अब ये बड़ी वैल्यू है ना? तो दिमाग लगाइए आप भी कि मैंने मॉड इसी कारण लगाया कि आप कंफ्यूजन ना हो आपको। -57.3 से कम लिखूंगा तो वो -60 जाना चाहिए, -62 जाना चाहिए, तभी मैंने मॉड लगाया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। -55 है, -53 है, तभी तो मॉड लगाया। आइए, CH3COH 1 मोल है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक एसिड है। उस महारथी के लिए जो कह रहे थे कि एसिड स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, वीक कौन सा होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। सर ये मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। अबे कार्बन के कंपाउंड्स, मैक्सिमम कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में पढ़े जाते हैं। ये 1 मोल है, ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है NaOH से, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक का बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जो हीट इवॉल्व हुई है वो 55 किलो जूल पर मोल आई है। आनी कितनी चाहिए थी? 57.3, आई कितनी है? 55। तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बताइए, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बताइए। जो हीट कितनी आनी चाहिए थी? 57.3, आई कितनी है? 55। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 2.3 किलो जूल। ये 2.3 किलो जूल कहां यूज हुआ है? सर इस वीक एसिड को तोड़ने में। यूज्ड इन डिसोसिएशन कहना है, डिसोसिएशन कह लो, आयोनाइजेशन कहना है, आयोनाइजेशन कह लो, ऑफ वीक एसिड। कौन है वीक एसिड? CH3COH, जो भी वीक होता है यहां पे।
अगला क्वेश्चन करिए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ठीक है, इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय एक्वस केओएच। तो फाइंड द एंथैल्पी चेंज। खुद करिए क्वेश्चन जी, ये क्वेश्चन खुद करिए। मैं तब तक ना एक आध और न्यूमेरिकल निकाल लेता हूं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। कहाँ मिलेगा? थर्मोकेमिस्ट्री में मिलेगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। मिल गया। चलिए, क्या लिखा हुआ भाई? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट 1 है तो मोल्स कितने होंगे सर? ग्राम इक्विवेलेंट होते थे मोल्स इनटू एन फैक्टर, पहले चैप्टर में पढ़ा है हमने। एन फैक्टर 2 है इसका, तो मोल्स कितने हो गए इसके? आधे आधे। अच्छा, हाफ मोल ऑफ H2SO4 है, हाफ मोल। पता है ना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग मोल्स बोल सकते हैं। यस, तो ये किसके साथ न्यूट्रलाइज हो रहा है? एक्वस केओएच के साथ। अगर ये 1 मोल होता तो यहां पे 2 लगने थे, ये हाफ है तो यहां पे 1 लगेगा। क्या बनेगा सर? सर KSO4 नहीं, K2SO4 का आधा, ऐसा, और साथ में एक H2O। H2O कहां से आ गया? H2O कहां से आ गया? एक H पॉजिटिव आयन यहां से। अरे एक H2SO4 होता तो 2 H पॉजिटिव आयन आते, हाफ H2SO4 है तो एक H पॉजिटिव आयन आएगा, H पॉजिटिव आयन यहां से, OH नेगेटिव आयन यहां से। बताइए जिसका डेल्टा H कितना आएगा? सर सिर्फ 1 मोल वाटर बना है तो आंसर -57.3 है। अगर यही 2 होता तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता, है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्या है भाई। हाँ, एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन का दे रखा है, NaOH aqueous HCl aqueous NaCl वाटर, और -57, वही -57.3 या -57 चलेगा। प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ इसके लिए बताइए भाई। यहां पर 1 मोल वाटर बन रहा था तो -57 है, यहां पर 2 मोल वाटर बन रहा है तो -57 इंटू 2 हो गया, यानी कि -114 हो गया। -114 हो गया, है ना? और करोगे न्यूमेरिकल इसके? और करोगे न्यूमेरिकल? करोगे? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, वीक एसिड है ये, -25.4 किलो कैलोरी पर मोल यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस। यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड में डाला, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी है। ठीक है, आपको एंथैल्पी चेंज बताना है इसके लिए। इसके लिए एंथैल्पी चेंज बताना है। चार ऑप्शन दे रखी है, 2 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, -11.7 किलो कैलोरी, डी 4 किलो कैलोरी। करिए। किलो कैलोरी में दे रखा है तो इसको किस में करेंगे? किलो जूल में। ये आंसर पहले किलो कैलोरी में निकाल लेते नहीं, नहीं, 57.3 को करेंगे किलो जूल में। 57.3 डिवाइडेड बाय 4.2,
13.64। अच्छा, जहां पर -57.3 किलो जूल है ना, वो किलो कैलोरी में पता कितना है? -13.7 लिख देता हूं, किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, जो ये था वही ये है, किलो कैलोरी। थोड़ा आसान कर दिया मैंने। आइए जी, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आराम से सुनते हैं, समझते हैं। ऑक्जेलिक एसिड एक वीक एसिड होता है, वो मैंने बोला भी था, वैसे भी ऑर्गेनिक एसिड है तो वीक ही होगा। उसका न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, पता नहीं कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH मान लेते हैं। तो जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ रही है वो आ रही है -25.4 किलो कैलोरी। ठीक है, आनी कितनी चाहिए थी? आनी चाहिए थी क्योंकि 2 मोल वाटर बन रहे हैं तो इसका डबल आनी चाहिए थी। अरे 1 मोल वाटर बनता तो इतनी आती ना, 2 मोल पे लिए इसको डबल कर देते। सिमिलरली इसको डबल कर दूंगा। आनी ये चाहिए थी, कितनी आनी चाहिए थी? 13.7 को 2 से मल्टीप्लाई करना, कितना हो गया? 26 और 1.4, 27.4। 27.4 आनी चाहिए थी इतनी, आई है इतनी। 2 कैलोरी कम आई है, 2 किलो कैलोरी कम आई है। वो कहां यूज हुई है सर? वो इसको तोड़ने में, यही इसको तोड़ने में। ठीक है, तोड़ने में। तो डेल्टा एच ये वाला कितना होगा? आनी चाहिए थी -27.4, आई कितनी है? -25.4। कितना हो गया? 2 किलो कैलोरी हो गई जो इसके लिए यूज होगी। 2 किलो कैलोरी है। ठीक है, 2 होगा, 2 होगा। और करोगे? और करोगे? क्वेश्चन क्या है मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए। केवच कितना है? 500 ml 2 मोलर इज एडेड टू किसमें? HCl। वो कितना है? 500 ml 2 मोलर। हाँ, इनको ऐड किया और शेक कर दिया। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना बड़ा है? वो T1 है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया गया। अच्छा, दोबारा किया गया। क्या किया भाई दोबारा में? इसमें 250 ml लिया है वही 2 मोलर। ये 500 ml लिया है वही कितना? 2 मोलर। अब की बार राइज इन टेम्परेचर T2 लिया गया, अब की बार डेल्टा 2। ठीक है, तो बताइए रिलेशन, बताइए क्या रिलेशन है? T1 इज इक्वल टू T2। T1 इज 2 times greater than T2। C, T2 is twice large as T1। D, T1 is 1.5 times large। देखते हैं अब रिवाइज कितना करके आए एस T2। चलिए करिए, जल्दी जल्दी करिए, बी क्विक इन गिविंग द आंसर। ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली देखा जाए तो कहां से है पता है? पहली या दूसरी क्लास से। बस ऐसे ही आज टॉपिक तो चलो इंथैल्पी रिएक्शन तो रिएक्शन ही होती है यार। अब वो चाहे वो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, कंबस्शन हो गया, फॉर्मेशन हो, रिएक्शन तो रिएक्शन ही होती है। कोई बी दे रहा है, कोई डी दे रहा है, मुझे खुद भी नहीं पता आंसर, मैं भी सॉल्व करता हूं। आइए जी, यहां पर जो हीट निकलेगी, क्या उसका फॉर्मूला यही होगा? MS डेल्टा टी। यस और नो? यस और नो में रिप्लाई करिए सिर्फ और सिर्फ। मोल्स कितने हैं यहां पे? 1। यहां पर भी कितना है? 1। ठीक, पता चला मोल कैसे आया है? अरे
मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया मान के नहीं आ गया। ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। क्यू आपको पता ही है यहां पर कितनी आएगी, दैट इज 57.3, बट मैं उसे क्यू ही मान लेता हूं, उसे क्यू ही मान लेता हूं, ठीक है। ऐसा आपको पता ही है सेम होगा। डेल्टा टी कितना दे रखा है बेटा, डेल्टा टी कितना दे रखा है, T1 दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब T1 किसके बराबर आ गया, Q बाय एम एक्स। यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट, यहां पर तो दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट थे, या कोई सा भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं था, एक मोल न्यूट्रलाइज हो रहा था। यहां पर हाफ मोल न्यूट्रलाइज होगा, हालांकि ये हाफ मोल है, ये 1 मोल है, न्यूट्रलाइज सिर्फ यही होगा, है ना, हाफ मोल के साथ न्यूट्रलाइज होगा। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अच्छा क्वेश्चन है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ऐड कर लिया आपने इसमें, है? ठीक। अच्छा, जो हीट यहां पे इवॉल्व हुई थी एक मोल न्यूट्रलाइजेशन से, यहां पर हीट कितनी इवॉल्व होगी, उसका आधा, तो इसको Q/2 लिख देता हूं। फॉर्मूला वही है, एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी मेरे ख्याल से कितना दे रखा है, T2 दे रखा है, ठीक है। एस को हमने क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था बेटा। T2 कितना आ गया, T2 कितना आ गया, Q/2mx। हो गया भाई क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हो गया है। T1 ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा है, 1.5 गुना ज्यादा है। सही कर रहा हूं, गलत कर रहे हैं, ज्यादा। आधा ज्यादा है। ये जो है इसका, मेरे को लग रहा है मास में भी कुछ फर्क है। एक मिनट एक मिनट, मास में भी कुछ फर्क है ना। Q/T हो गया, सही है, ये भी सही है, क्यू रखा है, ये भी Q/2 रखा है, सही तो है। ये आ रहा है मेरे ख्याल से, यही आ रहा है ना। हाँ, बी है, बी है, बी है, बी है। बी है, बी है, बी है, बी। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है, एक और करोगे, एक और करोगे। फिर भाई क्वेश्चन तो ये फर्स्ट चैप्टर में चला जाएगा। क्या पूछा हुआ है, हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर KOH एंड क्या है ये, 2 मोलर H2SO4 required to produce, क्या भाई, resulting volume of 100 ml। इसकी कितनी वॉल्यूम लेंगे, इतनी, इसकी कितनी वॉल्यूम लेंगे, टोटल वॉल्यूम 100 आनी चाहिए, विद हाईएस्ट राइज इन टेम्परेचर। बढ़िया, टेम्परेचर में हाईएस्ट आना चाहिए। KOH का 80, इसका 20, KOH का 20, H2SO4 का 80, KOH 60, H2SO4 40, और ये 50 और ये 50। बताइए जी।
पिछले वाले में कह रहे हैं मास कैसे सेम आएगा, मास किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम मेरे ख्याल से यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी, ठीक है टोटल, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 750 आ जाएगी। अरे कहाँ गया सॉल्यूशन, कहाँ गया, ये रहा। एक बार रुकना जरा, पहले वाले में वॉल्यूम थी 1000 इंटू डी इंटू एस इंटू T1, दूसरे वाले में थी 750 इंटू डी इंटू एस इंटू T2। कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट, 4 3, सही कह रहे सही कह रहे सही कह रहे। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू T1 बाई T2। ये 2 हो गया, तो T2 कितना हो गया, या 3/2 ऑफ, आंसर ये होगा भाई, आंसर ये होगा T1 इज 1.5, T1 इज 1.5, ये है बेटा सही, ये आंसर सही है ना, ये गलत है। मास भी तो अलग अलग होगा ना, मास किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 1000 डेंसिटी डी, वॉल्यूम 750 डेंसिटी डी, ठीक है ठीक है, ये होगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आइए अब ये बताइए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भाई। कितने ml 1 मोलर KOH का और 2 मोलर H2SO4 का चाहिए ताकि रिजल्टिंग वॉल्यूम 100 ml की बने और हाईएस्ट राइजिंग टेम्परेचर आए। आराम से सुनना, हाईएस्ट राइजिंग टेम्परेचर कब होगा, हाईएस्ट राइजिंग टेम्परेचर कब होगा, कब होगा, जब हीट इवॉल्व जो होगी वो मैक्सिमम होगी। और हीट इवॉल्व सबसे ज्यादा कब होगी, सर सबसे ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। जब सबसे ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। करना जरा, बताओ भाई कब ग्राम इक्विवेलेंट मैक्सिमम न्यूट्रलाइज करेंगे, मैक्सिमम न्यूट्रलाइज करेंगे, कब करेंगे सर। ग्राम इक्विवेलेंट, इसकी वॉल्यूम दे रखी है 1, एन फैक्टर है 1, इसकी वॉल्यूम तो पता नहीं है, नहीं वॉल्यूम निकालनी है इसकी, इसकी मान लेता हूं V इंटू 1 इंटू 1, ग्राम इक्विवेलेंट लिखे हैं, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 100 माइनस V इंटू, आ गया भाई आंसर, वो आ गया आंसर। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट मैक्सिमम न्यूट्रलाइज होंगे, मैक्सिमम न्यूट्रलाइज कब होंगे, ये 200 माइनस 2V इज इक्वल टू V, तो 200 किसके बराबर आ जाएगा 3V, तो V कितना आ जाएगा 200/3, 200/3 कितना होता है लगभग, 200/3 कितना होता है लगभग 67 के आसपास होता है। कुछ गलती तो नहीं करी है, क्वेश्चन पढ़ लें एक बार, और चले क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी हो। ओह एन फैक्टर सही नहीं रखा ना, मैं भी कहूँगा आंसर कैसे नहीं आ रहा, एन फैक्टर 2 है इसका, 400 माइनस 4V इज इक्वल टू V, तो 400 किसके बराबर आ गया 5V, V कितना आ गया 80 ml, ये होना चाहिए 80 ml और ये होना चाहिए 20, ऑप्शन नंबर ए है ना। यहां पर एन फैक्टर गलती से 1 रख दिया था, 2 आएगा ना एन फैक्टर, ठीक, हाँ एन फैक्टर एन फैक्टर एन फैक्टर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे ख्याल से अच्छे न्यूमेरिकल कर लिए यार हम लोगों ने ना, अच्छा हुआ किताब में से कर लिया है, किताब के बिना जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े आसान थे, ठीक है थोड़े आसान थे, मैं खुद मान रहा हूँ कि आसान थे, बट ये वाले क्वेश्चन अच्छे हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, और ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन था यार तीनों। और करना है तो बताओ, कर लें एक और, इस किताब में जितने क्वेश्चन है सारे ही हो जाएंगे फिर तो, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के सारे हुए ही हुए हैं यार, कोई बच गया है क्या, कोई बच गया है, ये इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर HCl
and 1 molar H2SO4 neutralized by dilute NaOH। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का ना, और न्यूमेरिकल है। by which X and Y kilocalorie of heat are liberated। आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहला, x इज इक्वल टू वाई। दूसरा, 2x इज इक्वल टू वाई। तीसरा, x इज इक्वल टू 2y। चौथा, 4x इज इक्वल टू वाई। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। एररलेस केमिस्ट्री बुक का नाम है। एररलेस इतनी मोटी आती है, इतनी मोटी, अरे छोटी सी है भाई, अनावस्थी भी नहीं है। किताब का नाम ढूंढते रहोगे, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अगले साल बता दूंगा, जो जो यकीन 2.0 में अगले साल आएगा उसे इस किताब का नाम बता दूंगा। सर क्यों यही वाली किताब यूज कर रहे हो? ऐसी बाहर पड़ी हुई है, इस कारण बाहर पड़ी हुई है, इस कारण यूज हो रही है। 2 दिन में अंदर चली जाएगी, इसकी जगह कोई और किताब निकल आएगी। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम दोनों का सेम है, करते हैं ना। एक HCl है न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH, एक H2SO4 है न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH। वॉल्यूम 1 लीटर मान लो, तो एन फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए? वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। बहुत बढ़िया। या मोल कॉन्सेप्ट से कर लो, मोल कॉन्सेप्ट से कर लो। कितने मोल्स हो गए? वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी 1, यहां पर वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, ये भी 1। सब सही है ना? सब सही है सर, सब सही है। इसका 1 मोल के साथ 1 न्यूट्रलाइज होता है, इसके 1 मोल के साथ ये आधा लगता है। पता ही है आपको, आधा नहीं 2, एक NaCl, एक H2O, एक Na2SO4 और 2 H2O। यहां पर हीट कितनी इन्वॉल्व होगी? X, तो यहां पर कितनी होगी? 2x। खत्म। अगर ये x है तो ये कितनी होगी? 2x। सो y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। सर आपने n फैक्टर नहीं लिया, मेरी मर्जी यार, मैंने मोल कॉन्सेप्ट से कर दिया। n फैक्टर करके कर ले, तब भी आंसर सेम आएगा, तभी आंसर सेम आएगा। नहीं सर आप n फैक्टर से करो, n फैक्टर से कर देता हूं। वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर 2 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर ग्राम इक्विवेलेंट 2 हैं, अगर ग्राम इक्विवेलेंट 2 हैं तो मोल्स कितने होंगे? अबे मोल्स कितने होंगे? मोल्स तो 1 ही होगा ना, तो मैंने 1 मोल से ही तो किया। ठीक है, तो जैसे मर्जी कर ले भाई, जैसे मर्जी कर ले, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, बहुत क्वेश्चन हो गए यार, इतने तो कभी नहीं कराए किसी बैच में। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है बॉम्ब कैलोरी मीटर, है ना। बहुत बहुत क्वेश्चन हो गए, मैं खुद जानता हूं, मैं मान रहा हूं इस बात को कि क्वेश्चंस काफी ज्यादा हो गए हैं, इतने नहीं कराने चाहिए थे। NaOH कैसे रखा? कैसे रखा? रखा तो पेन से है। क्यों रखा है? वो ये रखा है, 1 मोल के साथ 1 न्यूट्रलाइज होता है। इसका जब यहां पे 1 होता था तो ये 2 होते थे। ये तो सिंपल रिएक्शन है यार। क्या हम यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सेकंड रिएक्शन में 2 NaOH कहां से आएगा? कैसे बताऊं? अब ये तो मतलब कि फिर 0 पे जाने वाली बात है ना। गो बैक टू 0, फिर 0 से शुरू करो। ये रहा, इस 1 मोल H2SO4 2 H पॉजिटिव आयन देता है, तो यहां पर 2 OH नेगेटिव आयन आने चाहिए। वो कैसे आएंगे? जब इसको 2 रखूंगा। मैं भाई लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियो कॉल हुई थी ना, उसके बाद मैं डरा हुआ हूं, मैं आपको सही बात बताऊं।
उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ना उस बच्चे की गलती है, ना मेरी गलती है, किसी की गलती नहीं है। देयर इज नोबडी, नो वन इज रॉन्ग, बट यस आई एम शिट स्केयर्ड। मैं डरा जरूर हुआ। क्यों? क्योंकि मान लो क्वेश्चन के अंदर डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एन जी निकाल सकते हैं, आर पता है, टी पता है, बच्चा ये नहीं निकाल पा रहा, बच्चा ये नहीं निकाल पा रहा। अब उसके लिए इतने अच्छे क्वेश्चन कराना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है यार। चेंज इन एंथैल्पी कराएगी फातिमा। क्वेश्चन का लेवल देखो तुम, H2SO4 का व्यू क्यों नहीं लेट किया, H2SO4 की वॉल्यूम को V क्यों नहीं लेट किया, अब ये बताओ इसको। ये बेटा अगले साल यकीन 2.0 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो पूछें जो सिलेबस में हो, जो टीचर आंसर दे सके, ठीक है, जो टीचर आंसर दे सके। जो बेचारे टीचर कोई ना आता हो वो कहां से आंसर देगा फिर तुम्हारी बात का ना। ये अगले साल तक मैं सोच के रखूंगा कि मैंने H2SO4 को V क्यों नहीं लेट किया, KOH को ही या NaOH को ही क्यों किया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। टॉपिक का नाम है बॉम्ब कैलोरी मीटर, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BC लिख देंगे, ठीक है। जो है ना, BC वही है जो आप चैट में करते रहते हो, है ना, बातें छोटी छोटी, है ना, वही करते रहते हो आप क्लास के अंदर भी, ठीक है। तो आप बॉम्ब कैलोरी मीटर में होगा क्या, ये पूरा का पूरा जो अपरेटस बना हुआ है ये बॉम्ब कैलोरी मीटर ही है, ठीक है। आपको अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो कि सर हाय हाय पता नहीं क्या 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 कर रखा है, तो मैं आपको इसी अपरेटस को एक शॉर्ट फॉर्म में एक शॉर्ट फॉर्म में भी बना देता हूं। सर बना दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हम यहां पर बॉम्ब कैलोरी मीटर में करते भी क्या रहते हैं, किसी भी कंपाउंड का कंबशन कराते हैं हम। कंबशन का मतलब पता ही है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। अगर ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, तो कंबशन कराने पर क्या निकलेगी, दैट इज CO2 बनेगा, H2O बनेगा और निकलेगी बहुत सारी हीट। वही कर रहा हूं मैं यहां पर। मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी ले सकते हैं बट जनरली इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए किया था, तो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कितने ग्राम लिया, W ग्राम ले लिया, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम, ठीक है। और यहां पर हमने ऊपर से यहां से डाल दी ऑक्सीजन। हाँ, कंबशन कराने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए होती है बेटा, ठीक है। और इस पूरे अरेंजमेंट को हमने डाला है पानी के अंदर। ये पानी के अंदर पानी, ये जो पिंक पिंक कलर का नजर आ रहा है ये पानी H2O लिक्विड है। और इस H2O लिक्विड का थर्मामीटर हमने यहां पे डाल रखा है। पहले इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर लिया है ना, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है, कंबशन कराई, उससे हीट रिलीज हुई, उससे इसका टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। 30, पहले 25 था, बाद में 30 हो गया, तो 30 माइनस 25 कितना आ जाएगा, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस या 5 केल्विन भी बोल सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको जलाने के लिए अंदर माचिस थोड़ा लेके जाओगे, यहां से इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। टॉपिक को ध्यान से शुरू से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ऑक्सीजन डाली और यहां से बैटरी की हेल्प से स्पार्क जनरेट कर दिया। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका कंबशन होगा, उससे CO2 बनेगा, H2O बनेगी और साथ में क्या निकलेगी, बहुत सारी हीट। वो हीट क्या करेगी, वो हीट करेगी टेम्परेचर इंक्रीज। किसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, जिस जिसको मिलेगी। किसको मिलेगी, एक तो बॉम्ब कैलोरी मीटर को वो हीट मिलेगी, पूरे अरेंजमेंट को, बॉम्ब कैलोरी मीटर को, दूसरा पानी को मिलेगी, ठीक है। तो जो भी हीट यहां पर निकल रही है, पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूं MIT में, यूज टू फाइंड Q फॉर कंबशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, बट इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए किया था तो मैंने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए रख दिया। यहां से जो हीट निकलेगी वो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सर ये कौन सी हीट है, हीट तो आपने बताया था पाथ फंक्शन है, दो तरह की होती है, एक तो QV और एक QP। ये है QV। सर आपको कैसे पता चला, देख रहे हो,
पूरा का पूरा रिजिड कंटेनर है। गर्म करने से पहले, कंबशन करने से पहले, कंबशन करने के बाद वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया है, वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा गैसेस का, ठीक है। इसी कारण ये क्यू वी है, ठीक है। क्यू वी कह लो या डेल्टा यू कह लो, ठीक है। क्यू होता किसके बराबर है सर? एम एस डेल्टा टी, है ना। ये मैं आपको वो सही बात बताऊं, ये देखना, ये देखना फॉर्मूला, ये और ये तीनों फॉर्मूले एक ही हैं। इसी फॉर्मूले को ये लिखा हुआ है? झूठ बोल रहे हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है? ये वाला फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये कैसे? अबे सेम फॉर्मूला है सर। मैं आपकी बात मानता ही नहीं, तुम मत मान यार, मैं क्या करूं फिर? वो तेरी इच्छा के ऊपर है ना, तूने जिद्द पकड़ रखी है। बता भाई, इसको मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूं, है ना, थोड़ा टॉपिक से हट गया मैं, और मोलर मास से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स, बहुत बढ़िया। स्पेसिफिक हीट किसके लिए होती थी? 1 ग्राम के लिए, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गई सर? ये मोलर हीट कैपेसिटी हो गई। बिल्कुल। अगर यही रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है तो ये सीवीएम हो जाएगा, ये क्यूवी हो जाएगा। अगर यही रिएक्शन, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर भी हो रही है तो ये सीपीएम हो जाएगा, ये क्यूपी हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एच हो जाएगा। तो फॉर्मूला यही है, यही है, यही है, एक ही है, एक ही फॉर्मूला, बस उसको लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। इसको रब कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे काम का है नहीं, बस ऐसे ही माइंड में आया तो मेरे को लगा चलो मैं बता देता हूं। टॉपिक पे वापस चलते हैं। टॉपिक पे क्यू का फॉर्मूला वही होता है, एम एस डेल्टा टी। अगर वही कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो उसको एनसीवीएम डेल्टा टी भी बोल देते हैं, एम एस डेल्टा टी भी बोल देते हैं। कांस्टेंट प्रेशर भी हो रहा होता तो उसको एनसीपीएम डेल्टा टी भी बोल देते हैं, एम एस डेल्टा टी भी बोल देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मूला वही है, एम एस डेल्टा टी, ठीक है सर। बताओ फिर किसका एम एस डेल्टा टी? भाई हीट किसको मिल रही है? एक तो बॉम्ब कैलोरीमीटर को मिल रही है और एक किसको मिल रही है? वाटर को। तो एम एस डेल्टा टी भी किसका होगा? एक तो वाटर का और एक ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का। ये बीसी क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर। सर ऑब्वियसली मास दोनों का अलग अलग है, बॉम्ब कैलोरीमीटर का अलग है, पानी का अलग है। स्पेसिफिक हीट दोनों की अलग है, वाटर की अलग है, बॉम्ब कैलोरीमीटर की अलग है, बट डेल्टा टी दोनों का सेम होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, ऐसा थोड़ा होगा पानी ज्यादा गर्म हो गया, बॉम्ब कैलोरीमीटर ठंडा ही पड़ा हुआ है, या बॉम्ब कैलोरीमीटर ज्यादा गर्म हो गया, पानी ठंडा पड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं होगा। जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो दोनों में क्या आएगा? सेम आएगा। इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, बॉम्ब कैलोरीमीटर और वाटर का सेम होगा, ठीक है। डेल्टा टी कॉमन निकाल दो, निकाल दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसको क्या बोल सकता हूं? इसको क्या बोल सकता हूं सर? इसको बोल सकते हो आप हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वही मास इंटू स्पेसिफिक हीट है। 1 ग्राम की हीट दे रखी है, उसको टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हीट कैपेसिटी आ जाएगी। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा सर? ये हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर की हो जाएगी, ठीक है भाई। एम एस वाटर का, और ये क्या, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर की। डेल्टा टी तो आपने कॉमन निकाल ही लिया था सर। इतना कुछ पढ़ा दिया आपने, आपने अभी तक यूनिट तो बताया नहीं। बड़ा ही बेवकूफ इंसान है यार तू, है सर। वो तो मैं हूं। अबे हीट निकाल रहे हो तो इसका यूनिट क्या होगा सर? जूल होगा, जूल होगा, ये होगा जूल। जूल कैलोरी भी हो सकता है, बट जनरली मैंने ऐसा यूनिट रखा है। नहीं सर, मुझे तो जूल पर मोल निकालना है। तो ऑब्वियसली भाई फिर क्या कर देगा तो इसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देगा। उसमें चू करने वाली कौन सी बात है? क्यू भी कह ले, डेल्टा यू कह ले, ऊपर तो वही रखा मैंने, एम एस वाटर। इसको हीट कैपेसिटी भी लिख सकता हूं वाटर की, क्यों नहीं लिख रहे? बस मन नहीं कर रहा। डिवाइड कर दोगे अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल से। नंबर ऑफ मोल से कैसे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ मोल से कैसे डिवाइड करते हैं? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अब यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर मोल। सर आप एक बात बताओ, आप यहां पर हीट चेंज फाइंड आउट कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे। मान लो मेरे को फाइंड आउट करनी है क्यूपी, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ये फाइंड आउट करनी है। डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। यार कैसी बातें कर रहा है यार तू? कंबशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है तो तू डेल्टा एनजी नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है। डेल्टा यू यहां से आ गया सर, आ गया, ठीक है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी आपको पता है टेम्परेचर। क्या ये पूरे टॉपिक की थ्योरी आपको क्लियर है? थ्योरी, अभी न्यूमेरिकल कराने लगा हूं, थ्योरी क्लियर है?
सबने आंसर यस दे दिया। बस एक बात का ख्याल रखना, सिर्फ एक सिंगल लाइन बोल रहा हूं, उसका ख्याल रखना। अब वो देखो, कुछ चीजें जो होती हैं ना, वो टीचर स्टूडेंट किसी के हाथ में भी नहीं होती है ना। वो मैं चीज बता देता हूं इस टॉपिक में क्या है। पेपर में क्वेश्चन आएगा और इसका नामो निशान ही नहीं होगा, ना पानी का मास दिया होगा, ना पानी की स्पेसिफिक हीट दी होगी। स्पेसिफिक हीट तो वैसे वाटर की सबको पता ही है, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 4.2 जूल होती है अप्रोक्सीमेट, बट नहीं दी होगी, नहीं दी होगी। तो भाई इस पूरे फॉर्मूले में से ये गायब कर देना, पूरे फॉर्मूले में से ये गायब कर देना। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर की इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। मान लो पेपर में क्वेश्चन आया और बॉम्ब कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी का नामो निशान ही नहीं होगा, नामो निशान ही नहीं होगा, तो भाई इसको गायब कर देना, इसको गायब कर देना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। मान लो पेपर में क्वेश्चन आया और दोनों चीजें दे रखी हैं, वाटर का मास स्पेसिफिक हीट भी दे रखी है, हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर भी दे रखी है, तो तब ये पूरा फॉर्मूला लगा देना। रिपीट कर दूं एक बार, अगर पेपर में क्वेश्चन आया बॉम्ब कैलोरीमीटर का, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर नहीं दे रखी, गायब कर देना इसको। फॉर्मूला हो गया हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इनटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। पेपर में क्वेश्चन आया, हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर की नहीं दे रखी है, कोई नामो निशान नहीं है, ना दे रखी है ना पूछी हुई है, इसको गायब कर देना। फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। पेपर में क्वेश्चन आया और दोनों चीजें दे रखी हैं, दोनों चीजें, ये भी दे रखा है ये भी दे, तो फिर तो पूरा फॉर्मूला है ही। क्लियर? क्लियर? ये रहा न्यूमेरिकल इसके ऊपर। आई थिंक ये क्वेश्चन या ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एम्स में आया था, तो आराम आराम से पढ़ते हैं। स्टेरिक एसिड, ये किसी एसिड का नाम दे रखा है, गड़बड़ है कुछ एसिड के नाम में, आपको कैसे पता चला? ये CH3 आना है, H खाया हुआ था यहाँ पे। चलिए, हाँ, स्टेरिक एसिड एक फैटी एसिड होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ द फैट दैट स्टोर्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी, ये फैट का वो हिस्सा है जो मोस्टली एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ स्टीरिक एसिड को बर्न किया गया बॉम्ब कैलोरीमीटर में, मास जो बर्न किया गया है वो 1 ग्राम है। बॉम्ब हैज ए हीट कैपेसिटी ऑफ 652 जूल पर डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर की, जिसको बॉम्ब भी बोल देते हैं, है ना, 652 है बेटा जूल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर दे रखा है बेटा, W ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 500 ग्राम। उसकी हीट कैपेसिटी भी दे रखी है कितनी? 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। रोज फ्रॉम 25 टू 39.3, ये दे रखा है। पहले टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, बाद में टेम्परेचर 39.3 हो गया, यानी कि डेल्टा टी कितना आ गया? 39.3 माइनस 25, दैट इज 14.3। अब इसको डिग्री सेल्सियस रख लो, केल्विन रख लो, एक ही बात है, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है। हाउ मच हीट वॉज रिलीज्ड? अब पंगा यार, इसमें हीट पूछी तो है, कम से कम तो हीट का यूनिट तो बोल दे कि जूल में निकालनी है कि जूल पर मोल में निकालनी है। मेरे को मास दे रखा है, सॉरी ये मास दे रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो जूल पर मोल में निकालनी होगी, जूल पर मोल में। चलो निकालते, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। मास वाटर का दे रखा है, स्पेसिफिक हीट वाटर की दे रखी है, हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर की डेल्टा टी दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। करना जरा, पहले मास ऑफ वाटर शायद 500 ग्राम दे रखा है मेरे ख्याल से, 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। अच्छा, एस कितना दे रखा है सर? 4.18 दे रखा होगा पूरा, 4.18 प्लस हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर की 652 है शायद, हाँ 652 है। ब्रैकेट के बाहर था ये मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट, ये हीट कैपेसिटी बॉम्ब और डेल्टा टी कितना था? 14.3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसका मोलर मास निकाल लो यार, इसका मोलर मास निकाल लो। कार्बन कितने? एक यहां, 16 यहां और एक यहां, 18 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 यहां
और 32, 3 और 32 कितने होते बेटा? 35 और एक 36 और फिर ये 2 32 बेटा ऐड करना है इसको 68 और 18 बाया 180, 180 और 36 216, 216 में 68 ऐड करना, 284 आ गया, 284 आ गया। सॉल्व कर लेंगे आप इसे। विशाखा कह रही है सर कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा। मत कर कंसंट्रेट विशाखा, जरूरत भी नहीं है। वाटर के अलावा और कोई लिक्विड यूज क्यों नहीं करते? नहीं कर सकते हैं बट उसके लिए फिर वही है, थोड़ा और तामझाम करना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट वाटर की सबको पता होती है, उसकी गिवन होनी चाहिए एंड ऑल दैट। If the water is heating in bomb calorimeter, then will there be also vapor in it? Yes. सर बट प्रेशर तो मेंटेन ही नहीं है, तो पीवी कैसे लगाएंगे? कहाँ प्रेशर मेंटेन नहीं है? अरे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाएंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। क्या हो गया तुम्हें? चलिए भाई, मोलर मास 294 है। सोलह, 17 और 18, 18 को 12 से करूंगा तो 216, 16 दो 32 और 4 36 और 2। सही तो है यार, सही तो है, सही है, ऐसे ही है, टाइम पास करने के लिए बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व अब आप कर लीजिएगा, इतना काम आप कर सकते हैं कि आप ये भी नहीं सर आप ही करके दिखाओ। ले भाई 2 हो गया, ये 2.09 हो गया, ऐड कर दिए उसको 2.09 को 6.5 652 में कितना आ जाएगा? 654.09 हो गया इंटू 14.3 इंटू 284, आंसर आ जाएगा जूल पर मोल। ठीक है, थाउजेंड कहाँ से आया? मास को बेटा किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा ना, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है, तो मास भी ऐसा यूनिट में रखूंगा ना, सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा। हेलो 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 हेलो, हाँ मैं कर देता हूँ थोड़ी देर से, थोड़ी देर से करता हूँ, थोड़ी देर से। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है सर, क्या क्या था ये? देखो ये तो ये बताता था कि जब भी किसी हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के पास रखोगे तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, बट डायरेक्शन नहीं बताता था। तो पहली बात, डज नॉट टेल अस अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता था। दूसरा, मान लो एडियाबैटिक प्रोसेस है, मान लो, वैसे तो बहुत सारी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है बट मैं एडियाबैटिक से एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या एडियाबैटिक में Q 0 होगा? यस। क्या डेल्टा U W के बराबर आ जाएगा? यस। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? जितना आप सिस्टम पे वर्क डन करोगे, जितना आप सिस्टम पे वर्क डन करोगे, वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के काम आएगा। इसका मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो कन्वर्ट हो रही है एंड 100% एफिशिएंसी से हो रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी ना कभी कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होती ही होती है, पक्का होती है भाई, पक्का होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे आपके घर वालों ने, है ना, आज आपको मोबाइल में कोई वीडियो गेम देखते हुए, है ना, खेलते हुए देख लिया, ठीक है,
वीडियो गेम की जगह कुछ और भी रख सकते हैं आप, आपकी इच्छा अनुसार, जिससे आपको लगता है आपके पिताश्री भड़क सकते हैं। पिताश्री ने क्या किया, ठीक है, चप्पल पकड़ी, चप्पल, ठीक है, चप्पल को पूरा छाप दिया आपकी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर आपके छाप दिया, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि मेरे ये प्रदर्शन करने से अब मेरा बेटा सुधर जाएगा। रियलिटी में बताओ, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? जल्दी जल्दी बताओ, रियलिटी में सुधर जाएगा 100%, सुधर जाएगा। सब जाने दांत फाड़ रहे हैं, सबको पता है। शुक्र करो अभी मैंने गेम ही लिखा, कुछ और लिख देता तो प्रॉब्लम हो जाती। सुधरेगा? देखो सब सारे जाने बता रहे हैं, सारे जाने बता रहे हैं जी नहीं 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 हम सुधरेंगे। पिताश्री को ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी से एनर्जी ट्रांसफर होने पे, ठीक है। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, आप सुधर जाओगे टेम्परेरली, है ना। क्या होगा कि अब वो गेम देख लिया है तो मोबाइल को साइड में रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर पढ़ने की एक्टिंग तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है भाई, बंदा मरता क्या ना करता, है ना। थोड़ी देर तो देखो पढ़ने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। जैसे ही वो थोड़ी देर हो जाएगी, सर थोड़ी देर मतलब क्या, महीना 2 महीना? नहीं 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 नहीं, तुम्हारे बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में थोड़ा बात हो रही है, ठीक है। मेरे बारे में बात होती तो मैं महीना 2 महीना 3 महीने चलने वाली मशीन हूं। तुम्हारे लिए बात है मेरे ख्याल से मुश्किल से 15 मिनट, है ना। 15 मिनट के बाद फिर वही, है ना, पिताश्री घर से बाहर गए, ठीक है, एंड फिर तुम शुरू हो गए अपना फ्री फायर खेलने, ठीक है। हाँ हम नहीं सुधरेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे ऊपर गाना बना हुआ है बेटा, गाना बना हुआ है तुम्हारे ऊपर, है ना। चाहो तो मैं आपके अपनी सुरीली आवाज में सुना भी सकता हूं, है ना। उसमें तुम लोग हो, फीचर भी तुम लोगों को किया हुआ है। गाना है कुछ इस प्रकार, बेशरम हो गए हम, यस यस यस, पिक्चराइज्ड ऑन यू, ठीक है, डेडिकेटेड टू यकीन 2.0, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे पिताश्री को भी ऐसे लगता था कि अगर मैं इसकी शरारतों पे इसको मार दूंगा, ठीक है, तो ये सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। मेरे पिताश्री का एक पेट डायलॉग, ठीक है, वो पेट डायलॉग पता क्या था? ही यूज्ड टू से इन पंजाबी के, क्या बोलते थे वो, मिन्नू लगता है तेरा टाइम हो गया। इस हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, मुझे लगता है कि तेरा टाइम हो गया। जब भी मैं ये डायलॉग सुन लेता था ना, मेरे को पता होता था अब कभी भी परमाणु बम अगले मिनट से अगले 3 दिन के अंदर, ठीक है, कभी भी फट सकता है परमाणु बम, और फटेगा मेरे ऊपर ही, क्योंकि मुझे ही बोला गया, है ना। तो जब वो जैसे मैं लाइन सुनता था, मैं अपने बेस्ट मोड में आ जाता था, बेस्ट मतलब दी बेस्ट। मैं घर का श्रवण बच्चा बनने की कोशिश करता था, कोई भी चीज गलत ना हो जाए मुझसे। पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत सुप्रीम करता था, बहुत सुप्रीम, छोटी गलती भी नहीं करता था कि लाइक पापा ने पानी मांगा तो पानी लेके आते वैसे हाथ कांपने नहीं चाहिए, ठीक है, पानी गिरना नहीं चाहिए, ट्रे में भी अगर गिरा तो उसी में पिटाई हो जाएगी भाई साहब। क्योंकि वो गलती उस पे पिटाई नहीं हो रही, वो ट्रे में गिरने पे नहीं हो रही, जो वो पीछे कर्म कांड किए हैं ना, वो बॉयल अप हो के पाप का घड़ा भर चुका है, ठीक है, तो वो पाप का घड़ा ओवरफ्लो हुआ उसके कारण हो रही है। यस यस यस। आइए, तो ये ऐसा कहता था कि 100% एफिशिएंसी हो सकती है, आप एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में 100% कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट जरूर होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर वेस्ट होती है। सर आप डरते थे भाई, मैं डरना इज ए स्मॉल वर्ड व्हेन इट कम्स टू मी एंड माय फादर रिलेशनशिप, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डरता था अपने पापा से, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है हिटलर यहां था, मेरे पिताश्री यहां पे थे। ठीक है, और अभी भी पिटाई कर देते हैं भाई, वो कभी भी उनका मूड करे तो हाँ, बस उनको लगता है काफी दिन हो गए इसको पीटा नहीं, पीट देते भाई वो। क्या है, नॉट पॉसिबल, 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट लॉ कहता पॉसिबल है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है, ठीक है। मेरे पिताश्री का हाथ नहीं है भाई, हाथ नहीं है, थोड़ा है वो बिल्कुल। एक पड़ जाए ना, एक
तो मुझे ऐसा लगता था मेरी आत्मा जो है ना, आत्मा शरीर छोड़ के जा चुकी होती है, मैं उसे पकड़ के वापस लाता हूँ, दीदी तुम कहाँ जा रही हो, अंदर चलो, ठीक है, अभी एक ही पड़ा, एक ही पड़ा। और अगर वो पीठ पे पड़ गया, ओए होए होए, मैं कहूं क्यों याद दिला रहे हो बचपन के दिन, कुछ हसीन था नहीं उन बचपन के दिनों में, है ना। आई एम बॉर्न इन द वर्स्ट जनरेशन पॉसिबल, वर्स्ट, ठीक है। जब तक हम बच्चे थे, ठीक है, हमें बोला जाता था अपने माँ बाप के सामने जुबान नहीं लड़ानी चाहिए, उनको किसी बात का जवाब नहीं देना चाहिए, वो मारें पीटें प्यार करें पुचकार करें जैसा भी रखें, भाई साहब रहना चाहिए, ठीक है, जो भी करें आपके साथ, है ना, शारीरिक मानसिक जितना मर्जी प्रताड़ित करें, बट वो तुम्हारे माँ बाप हैं, ठीक है, उनकी बात मानो। मैं सारी जिंदगी यही सोचता रहा, मैं अपने भी तो बच्चे होंगे भाई साहब, अपने भी तो होंगे, अपने को भी मौका मिलेगा, अपने को भी मौका मिलेगा अमित, अपना टाइम आएगा। भाई साहब मैं पेरेंट हुआ, पता नहीं कहां से पेरेंटिंग के रूल ही चेंज हो गए। हमें बोला जाता बच्चा, बच्चा तो एक कोरा कागज होता है जी, कोरा कागज, आप जो इस पे लिखोगे ना ये वही रहेगा। मैं कहा जी मेरी तो हैंड राइटिंग ही खराब है मैं इस पे क्या लिखूंगा, ठीक है। पता है इनको अगर डांटो ना, डांटो तो ये डिप्रेशन में चले जाता। मैं डिप्रेशन वो कहा था भाई, वो किस चिड़िया का नाम है, हमें क्यों नहीं हुआ बचपन में, हमारे तो पिताश्री कहां है डिप्रेशन, किधर आ रहा बताइए जरा, ठीक है। नो मैं डिप्रेशन का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बट जनरेशन चेंज है, मतलब की, ठीक है। जिनको डिप्रेशन होता है भाई उनके साथ मेरी सांत्वना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सब बदल गया भाई, एकदम से जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, ठीक है। आज बच्चों को आंखें दिखाओ ना, आंखें ऐसे घूर के देखो, घूर के देखो, तो मेरे पिताश्री कहते हैं तेरा दिमाग खराब है, दिमाग, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको आंखें दिखा रहा तू, उसको आंखें दिखा रहा तू। मैं भाई मुझे तो आप वो लकड़ी का बैट होता था पापा के पास, भाई साहब उससे पिटाई होती थी, ठीक है। मैं तो आंखें दिखा रहा हूं भाई इसको बस। पिताश्री भी बदल गए अब तो, उनका भी हाथ मेरे ऊपर ही चलता है। सैड स्टोरी ऑफ माई लाइफ मैन, सैड स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तुम सब लोग हंस रहे हो, है ना, आई नो दैट, आई नो दैट, गरीब इंसान पे हर कोई हंसता भाई। बट टू बी फ्रैंक ऑन ए सीरियस नोट, मुझे लगता है माई फादर इज दी बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। क्यों? वो ना हीरे की पहचान एक जोरी ही कर सकता है। उनको पता था, उनको पता था ये उनमें से है जो बिना मार के चलेंगे नहीं, जो बिना मार के चलेंगे। कुछ लोग होते हैं देखो, उनको प्यार से बोलो ना वो काम कर लेते हैं। लाइक माई सिस्टर, माई यंगर सिस्टर, ठीक है, पिताश्री ने एक बार बोलना कि राधिका ऐसे नहीं ऐसे कर रहा है, शी इज ओके, हाँ बाबा ऐसा कर लेंगे, ठीक है। उनको पता था ये वो धक्का स्टार्ट गाड़ी है, पहले इसको धक्का मारना पड़ेगा फिर ये थोड़ा स्टार्ट होगा, तो ही नोज इट वेरी वेल, ठीक है। तो आई गिव हिम फुल क्रेडिट। स्कूल में सिर्फ एक कारण पढ़ाई करी, सिर्फ वन ब्लडी रीजन कि मेरी पिताश्री से पिटाई होगी रिजल्ट आने पे, बस, ठीक है। और कभी नहीं हुई रिजल्ट के कारण, मतलब पढ़ाई के कारण कभी नहीं हुई, बट मुझे डर यही था कि भाई पिटाई होगी, बस खत्म। एक रीजन, उसी के ऊपर पूरी जिंदगी बिता दी अपनी, ठीक है, कि भाई छित्तर नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि छित्तर वैसे ही बहुत पड़ जाते हैं, अब पढ़ाई के कारण भी पढ़ेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई, ठीक है। एक मेरी सिस्टर है, वो बेचारी स्कूल से आते कॉपियां सजाए जा रही है, सारा दिन भाई वो होमवर्क ही करती रहती थी, इतना होमवर्क मिलता नहीं था, वो करती रहती थी भाई, पता नहीं किस किस का होमवर्क करती रहती थी भाई, ठीक है। और एक हम थे जो 6-7 बजे आए क्रिकेट खेल के, और पता था कि भाई अब फिर पता था कि अब टाइम वेस्ट करके आ गए हैं, मतलब क्रिकेट खेल के आ गए हैं, अब पता है पढ़ने बैठना, ठीक है, पढ़ने बैठना 1-1.5 घंटे में अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करके, जितना पढ़ाई करनी है सब करके खत्म कर देना 9-9:30 बजे तक का, है ना। बहुत सारे मेरे जैसे ही हैं चैट में भी, कह रहे सर हम भी ऐसे ही हैं सर, तुम भी धक्का स्टार्ट ही हो, काश काश तुम हमारे यहाँ पैदा होते, है ना, मार मार के तुम्हारा नाम भरता ना बना देता, मेरा नाम अमित महाजनी। मन तो कर रहा अभी 2-4 को कैमरे से बाहर निकाल के ना ऐसे ऐसे गर्दन पकड़ के यहां रखूं, ये मारूं उसकी पीठ के ऊपर। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पढ़ूंगा सर, पढ़ूंगा इमेजिनेशन इज वाइल्ड। आइए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक का नाम है दैट इज, ठीक है,
क्या? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जो अपने आप होती है या एक बार इन्हें स्टार्ट कर दो ये होती रहती है, होती रहती है। सर कैसे कैसे कैसे? मैं बताता हूं आपको, मैं आपको एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करके दिखाता हूं। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है वो एक अलग बात है। ये देखो जरा, मैं अभी खोलता हूं। अबे खुल जा, कहाँ गया यूट्यूब? कहाँ है भाई? यूट्यूब है? यूट्यूब ही नहीं है यूट्यूब तो। अच्छा ये रहा, लॉक लगा रखा है, इग्नोर लिमिट। ये देखिए, अब मैंने खोल लिया यहाँ पे। अबे चल पड़े यार, चल क्यों नहीं रहा? कुछ गूगली क्वेश्चन है मेरे पास, ये आपके फैंस ने हमें भेजे। ये YouTube शॉर्ट्स हैं, इन्हें बस एक बार देखना शुरू करो आप। आपने 1 करोड़ जैसे आप कौन सी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस है। एक बार बस स्टार्ट कर दे भाई, तू एक बार स्टार्ट कर दे, ये स्क्रोलिंग अपने आप होती रहेगी, अपने आप। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कब रात को तू 10 बजे पढ़ने बैठा था, रात के कब 1 बज जाएंगे तुझे पता भी नहीं लगेगा भाई, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस है ना। एक बार स्टार्ट कर दे, अपने आप होती रहेगी। ठीक है, और ये क्या है? जो खुद ऐसी प्रोसेस में है जो अपने आप होती है। भूख लगी हो, खाना खाना है, ठीक है, खाना सामने पड़ा हो तो अपने आप पेट में जाता। कोई नहीं कहता खाना खाना शुरू कर दो, भूख लगी हुई है भाई, अपने आप खाना खाओगे ही खाओगे, है ना? यस यस यस। पेपर मिल गए? झूठ ना बोल, मिले पेपर? ठीक है जी, तो ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, मैं जो हूं, मैं ये इसके अंदर, इमेज के अंदर कुछ मैंने पूकीज के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, वो मैं बोलूंगा नहीं, तुम अपने आप पढ़ लेना, अपने आप पढ़ लेना, है ना? लड़कियां कहेंगी आज तो ये हमें भी नहीं छोड़ रहा भाई, है ना? आइए नेक्स्ट, क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये यहां तो होती ही नहीं, ये वो प्रोसेस है जो होती ही नहीं। सर कैसे? अरे पढ़ाई यार, पढ़ाई है ना, पढ़ाई कहां होती है? ठीक है, होती नहीं। या ये तब तक होती है जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है। एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, हो रही होंगी। जैसे एक्सटर्नल फोर्स खत्म, ये प्रोसेस होनी क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। ठीक है सर, कैसे कैसे? देखो, पढ़ाई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है भाई, नहीं होती, अपने आप तो नहीं होती। ठीक है, या पढ़ाई उस दिन होती है जिस दिन पापा स्टडी रूम में आपके बैठ के आपकी चेयर के पीछे आके ऐसे खड़े हो जाते हैं, है ना? कह रहे तू पढ़ तो पढ़, बस मैं तुझे देख रहा हूं। ठीक है, बस वो ऐसे बोलते हैं। फिर देखना अपने आप बैकलॉग कैसे क्लियर होता है। एक दिन में कैसे 4-4 क्लासेस ले ली जाती हैं संडे को ही। ठीक है, वो अपने आप होंगी, अपने आप, है ना? कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं। पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है ना? पापा को लगा यार मेरे को खड़े खड़े यहाँ पे 7-8 घंटे हो गए, बच्चा भी पढ़ रहा, चले यार मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाता हूं। जैसे ही पापा रूम से बाहर गए, तुम्हारे अंदर का जो जानवर है ना, वो बाहर आने लगेगा। हाँ वही 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 जो रंजीत के अंदर का जानवर था ना, वो बाहर आ जाता था। अक्षय कुमार के अंदर का जानवर, वो भी तुम्हारे अंदर से बाहर आ जाएगा। पढ़ाई भाई बहुत कर ली भाई, पिछले 4 महीने में 4 लेक्चर नहीं लिए थे भाई, मैंने आज ही ले लिए, है ना? ये क्या है? एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। घबराओ मत, ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले हो। सारे ऐसे हैं, सारे ऐसे हैं, सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मेरा बेटा है आगाज, वो भी पीडब्ल्यू से ऑनलाइन पढ़ता है। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ता है भाई। वो भी जब क्लास ले रहा होता है तो उसके आसपास किसी को बिठाना पड़ता है। मेरे पास तो टाइम नहीं होता। उसकी मदर जो है वो जाके बैठी रहती है उसके पास। ठीक है, बस उसको हम घूर घूर के देखते रहते हैं जब वो पढ़ रहा हो। ठीक है, अपना ध्यान पूरा कंसंट्रेशन क्लास पे होता है भाई। कभी कभी एक दिन में 2-2 घंटे पढ़ लेता है वो। हालांकि 1 घंटे क्लास होती है उसकी, छोटा है ना अभी वो, तो 2-2 घंटे पढ़ लेता है। बट जैसे ही अगर हमने बोल दिया किसी दिन कि भाई तू अपने स्टडी रूम में बैठ के पढ़ ले, हम थोड़ा बाहर बैठे हैं या कुछ भी है, या मेरी क्लास है या कुछ भी है, भाई कुछ नहीं होती पढ़ाई तब। ठीक है, कल उसके पास बैठे थे तो भाई उसका जो मैथ्स का चैप्टर था ना, उसकी 2 क्लासेस कर ली हमने, है ना? फिर उसको डीपीपी सॉल्व करी उसने, फिर मैंने डीपीपी चेक करी, फिर उसके नोट्स देखे, फिर 2-4 चीज़ें पूछी उसमें, फिर मेरे को लगा कि हाँ इसको आता है। ठीक है, और अगर यही है, अगर मैं आज पास नहीं बैठूंगा ना तो ये 2 से 3 कभी होंगी ही नहीं क्लासेस।
चैप्टर एक्सपायर हो जाएगा, बैच एक्सपायर हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी, ये 2 से 3 कभी नहीं होंगी, ठीक है। तो बैठना पड़ता है भाई। ऑनलाइन में यही है कि या तो बच्चा समझदार हो, बच्चा नहीं है समझदार तो भाई पेरेंट्स का रोल बड़ा तगड़ा है, ठीक है। तो ये है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक। कौन सी क्लास में? 6th में है वो, 6th में, 6th में अभी वो। ज्यादा टेंशन नहीं लेते वैसे हम उसकी पढ़ाई की, ठीक ठाक कर रहा है यार। स्कूल में 85-90 इतने परसेंट आ जाए बहुत है, बहुत है। क्या करना है क्लास में फर्स्ट आगे, क्या करना है, ठीक है। क्लास में फर्स्ट आने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, कोई कंपटीशन हो उसमें अच्छा स्कोर करे, लाइक उसके लेवल पे SOF के एग्जाम्स होते हैं, उनमें वो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रैंक 100 के आसपास ले आता है। तो मुझे लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल में फर्स्ट आगे क्या करना है यार, बताओ। कोई कोई लॉजिक है स्कूल में फर्स्ट आने का? क्लास में 30 बच्चे थे, 30 में से 1 नंबर पे आ गए। अरे यार, इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे बैठते हैं, ठीक है। और क्लास 6th में ही अगर मैं आपको एश्योरेंस दूं तो ज्यादा बच्चा नहीं बैठता होगा, तो 30-40 हजार बच्चा तो बैठता होगा। ज्यादा बैठता होगा वैसे, बट मैंने मिनिमम लिया 30-40 हजार। हाँ, उसमें अगर आप 100 के आसपास आ जाते हैं, मुझे लगता है ठीक ठाक तो हैं। बहुत अच्छे तो नहीं है आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि बेस्ट हो गए आप, बट हाँ ठीक ठाक तो है, ठीक है। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट यार, ठीक है। उसकी मदर को बहुत होता है, स्कूल में अच्छे नंबर लेके आए, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। यार छोड़ हैंड राइटिंग को, पढ़ने दे उसे एक्सप्लोर करने दे उसे। मतलब कि आई लव्ड इट कि एक टॉपिक चल रहा था उसका मैथमेटिक्स का, कि शायद सम ऑफ क्या था, n नेचुरल नंबर्स, कुछ ऐसा ही था, हाफ n n+1। तो मैं भाई इसको रट्टा मारा है कि ऐसे, आई थिंक यही था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हाफ n n+1, मुझे याद नहीं है बट शायद यही था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मैंने कहा इसको रट्टा मारा है या इसको कुछ समझा भी है। तो उसने एक्सप्लेन किया पूरा का पूरा, वो जो क्या होती है, क्या बोलते हैं उस गेम को, बॉलिंग बोलते हैं ना, बॉलिंग। मेरे ख्याल से बॉलिंग में भी ऐसा ही अरेंजमेंट होता है, उसने पूरा एक्सप्लेन किया उससे ना। तो मुझे लगा सही है यार, मतलब कि पता चल रहा है कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं, ठीक है। हाँ, क्लास 6th का बैच है उसके पास, चैम्स नाम है मेरे ख्याल से बैच का। आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। 2 फैक्टर हैं जो स्पॉन्टेनिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज, एक है टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी और एक है टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस, है ना। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि कुछ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती हैं और कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। कोई ना कोई ऐसा फैक्टर जरूर होगा। यही 2 फैक्टर हैं। इनमें से पहला फैक्टर है टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है। एनर्जी डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर ऐसा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, उसकी शायद एनसीईआरटी के पहले पेज पे ही ये लिखा हुआ है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम आपस में कंबाइन ही क्यों करते हैं? ताकि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। कैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है, कैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है? एक H दूसरे H के साथ मिलकर जब H2 बनेगा, इन दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी कम होती है। तो जब ये बॉन्ड बनेगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी। इसी कारण ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसी कारण ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर, अगर इसी फैक्टर की बात मान लें, अगर इस फैक्टर की बात मान लें, तो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होनी चाहिए? स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, क्योंकि उनमें एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। एंड ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन, सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनमें डेल्टा H पॉजिटिव होती है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए।
वो नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर, है ना, क्योंकि इनमें एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो स्पॉन्टेनियस, इनमें एनर्जी इंक्रीज होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। बट किसी दिन एक साइंटिस्ट ने क्या किया, रात को एक गिलास में पानी रखा, उसको ढक्कन लगा के सो गया, ठीक है। सुबह उठ के उसने ढक्कन उठाया और इस ढक्कन के नीचे वाटर के ड्रॉपलेट्स कंडेंस हुए थे, यानी कि वाटर इवेपोरेट हुआ था, यहां से यहां गया था, लिक्विड से गैस में गया था। वो अलग बात है, यहां पर टकराने पे फिर दोबारा लिक्विड में चला गया, बट पहले लिक्विड से गैस में गया था, ठीक है भाई। इवेपोरेशन जो होती है वो तो एंडोथर्मिक होती है एंड स्पॉन्टेनियस भी है, अपने आप हो रहा है। ये थोड़ा किया किसी ने, रात को गिलास लिया और उसको उल्टा कर दिया, ऐसा तो किसी ने नहीं किया है। तो यहीं से, इसी से पता चला कि अकेला यही फैक्टर नहीं है, कोई ना कोई एक और फैक्टर भी है। वही फैक्टर जो आपके दिमाग में भी चल रहा है, सर इसका एग्जांपल, अरे यही यार, आप देख रहे हो घड़ी बार बार 12:45 हो गए हैं यार, ये कब क्लास छोड़ेगा, है ना, यही चल रहा है ना तुम्हारे जीवन में। क्यों चल रहा है ऐसा, मैं बताता हूं। अभी जब तक मैं क्लास ले रहा हूं तब तक पढ़ाई करनी ही पड़ रही है, मजबूरी है, पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे ही क्लास खत्म होगी, ठीक है, तुम सारे के सारे ऐसे अपनी बाजू फैला के ढेंचू करना शुरू कर दोगे। आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी घर में है राइट नाउ, उनको तंग करना शुरू कर दोगे, है ना। क्या होगा, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। राइट नाउ ऑर्डरनेस है, मैंने सारे गधों को बांध के रखा हुआ है एक ही जगह पे। बहुत सारे घरों की शांति जो है वो वो समय मेरे कारण है। जैसे ही मैं इन गधों को खुला छोड़ दूंगा, ये जाएंगे और कोहराम मचाएंगे। ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, यही दूसरा फैक्टर है ना। उसी को कल पढ़ेंगे हम लोग, है ना। टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम एंट्रोपी या डिसऑर्डर, एक ही बात है। यस सब डेली लाइफ के एग्जांपल बड़े शानदार है अपने पास, ठीक है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास को। चैप्टर एंड की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। रिवाइज जरूर करके आइएगा। परसों आपका मेडिक्स टेस्ट भी है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, रेडॉक्स का पेपर मॉडरेट से टफ रखेंगे हम लोग, ठीक है। तैयारी अच्छे तरीके से करके आना, 1-2 बार पहले भी ऐसे मॉडरेट टफ इन चैप्टर्स के टेस्ट हो चुके हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों। अच्छा हाँ, 5 स्टार ट्रिक रह गई, कल करते हैं 5 स्टार ट्रिक को, ठीक है। बाय बाय बाय।